नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। अब बिजली उपभोक्ता को मिलेगी बड़ी राहत। बिजली उपभोक्ताओं को अब बड़ी राहत मिलने वाली है। बिजली बिल की राशि अब सभी उपभोक्ताओं की खुद ब खुद कम हो जाएगी। इसके लिए उन्हें बार बार दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। घरेलू उपभोक्ताओं को सितंबर से जुर्माना वापस किया जाएगा। बिजली कंपनी मुख्यालय के पदाधिकारियों के अनुसार सॉफ्टवेयर में बदलाव का काम पूरा हो चुका है। अब जुर्माने की राशि सितंबर के बिजली बिल में घटाई जाएगी, यानी कि लॉकडाउन में लोगों को राहत मिलेगी। बिजली कंपनी ने यह तय किया है कि इस बार बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने निर्णय के अनुसार बिजली उपभोक्ताओं को लोड बढ़ने से जो पेनाल्टी लगाई गई थी उसे अब माफ किया जा रहा है, जिसकी वजह से बिजली बिल की राशि काफी बढ़ गई थी। इस महीने आने वाले बिजली बिल में पेनाल्टी के रूप में दी गई राशि को बिजली खपत पर आई बिल की राशि से घटा दिया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत ने दिल बेचारा फिल्म के लिए ली थी आधी फीस। सुशांत सिंह राजपूत के जाने की खबर से अभी भी उनके प्रशंसक उबर नहीं पाए हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के मामले की पूरी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। वहीं सुशांत के मामले में हर दिन चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आ रही है। उसके बाद अब सुशांत सिंह राजपूत के एक करीबी दोस्त के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत ने दिल बेचारा के लिए अपनी फीस का आधा चार्ज किया था। सुशांत के करीबी ने इसके पीछे की वजह भी बताई है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि सुशांत आमतौर पर एक फिल्म के लिए 6 से 8 करोड़ रुपए फीस के तौर पर लेते थे, लेकिन उन्होंने दिल बेचारा के लिए आधी फीस के तौर पर 3 करोड़ रुपए लिए थे। सुशांत और मुकेश के बीच अच्छी दोस्ती थी। सुशांत ने जब इस फिल्म को साइन किया था तो उन्हें पता था कि इस फिल्म को बनाने में उनकी टीम को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और बस यही कारण है कि उन्होंने आधी फीस ली थी। उनका फॉक्स स्टार स्टूडियोज के साथ लंबे समय से नाता था और कुछ और फिल्मों के लिए बैनर के साथ संपर्क में भी थे। कृषि आधारित के लिए 1.5 करोड़ और फिर लकड़ी आधारित उद्योग पर 75 लाख तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए बिहार सरकार 15 से 30% तक कैपिटल सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। अनुदान की अधिकतम सीमा 5 करोड़ तक निर्धारित कर दी गई है। वहीं कृषि आधारित 7 सेक्टर में उद्योग लगाने के लिए यह सुविधा मुहैया करवाई जा रही है, जिसमें मखाना, फल, सब्जी, चाय, मक्का, शहद, बीज और फिर औषधीय और फिर सुगंधित पौधों के उत्पादन के साथ साथ इसके प्रोसेसिंग उद्योग का काम शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020, बिहार आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 समेत 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए किसी व्यक्ति को 15% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। वहीं किसान उत्पादक समूह को 25% तक कैपिटल अनुदान मिलेगा। SC, ST, OBC वर्ग से जुड़े व्यक्ति और समूह को 5% अतिरिक्त अनुदान मुहैया करवाए जाएंगे, यानी कि 20 से 30% तक कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। बिहार के 1.5 लाख घरों को जल्द ही मिलेगी शुद्ध पेयजल की सुविधा। बिहार सरकार की हर घर नल जल योजना का शुभारंभ 28 अगस्त को होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका शुभारंभ करने वाले हैं। पटना जिले में यह योजना 871 वार्डों में पूरी हो चुकी है, जिसमें लगभग 1.5 लाख पर घर लाभान्वित होने की उम्मीद जताई गई है। अब इन घरों को शुद्ध पेयजल मिलने वाला है। पटना जिले के पूर्व अधिवेशन में 646 वार्डों में 475 और 396 वार्डों को नल से जल मिलना शुरू होगा। पटना पश्चिम डिवीजन के फुलवारी और दानापुर इलाके के 26 वार्ड में जल जमाव की समस्या भी देखने को मिली है। इन वार्डों में काम भी प्रभावित हो रहा है। पटना पूर्वी डिवीजन के 171 वार्ड में काम नहीं हो सका है, जिसमें सितंबर तक काम पूरा कर लिया जाएगा। दोनों अधिवेशन में काम तेजी गति से चल रहा है, जिसकी निगरानी कार्यपालक अभियंता खुद कर रहे हैं। हर दिन कार्य की समीक्षा भी की जा रही है। अधिक संख्या में प्रत्याशियों के लिए भी मंगवाई गई ईवीएम मशीन। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विधानसभा क्षेत्र में 375 से अधिक प्रत्याशी ईवीएम से वोटिंग करवाने की प्रक्रिया कर ली गई है। पहले ही यह व्यवस्था नहीं थी, मगर अब चुनाव आयोग ने इस बार विधानसभा चुनाव के लिए खास इंतजाम किए हैं, जिसके तहत बिहार में पहली बार M3 मॉडल ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही इस ईवीएम की मदद से 24 बैलेट यूनिट कनेक्ट किए जा सकते हैं। एक बैलेट यूनिट में 16 प्रत्याशियों तक का नाम शामिल किया जा सकता है, यानी 24 बैलेट यूनिट के हिसाब से 384 प्रत्याशी होंगे, तभी आसानी से ईवीएम से वोटिंग करवाया जा सकेगा। पहले M2 मॉडल की BMC चुनाव करवाए जाते थे, जिसके साथ ही ईवीएम में सिर्फ 4 बैलेट यूनिट ही ईवीएम से कनेक्ट हो पाते थे। बेटा के डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल के लिए आज से हुई शुरुआत। DRDO की तरफ से कोविड-19 के बढ़ते माहौल को देखते हुए PM केयर्स फंड की मदद से पटना में बेटा में 500 बेड की अस्थायी डेडिकेटेड अस्पताल के निर्माण के बाद यहां पर मरीजों के इलाज की सुविधा आज से शुरू हो गई। 125 बेड ICU और 375 सामान्य बेड वाले कोविड-19 अस्पताल के आने से मरीजों को जांच कर पॉजिटिव पाए जाने वालों को भर्ती करवाया जाएगा। अस्पताल में 7 मंजिलों पर कोविड-19 संक्रमितों के लिए इलाज की व्यवस्था की गई है। 6ठे और 7वें मंजिल पर ICU का निर्माण करवाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस ऑफिस का भवन AC, जल आपूर्ति, जनरेटर, हर बेड पर ऑक्सीजन पाइप की उपलब्धता भी सुनिश्चित करवाई गई है। साथ ही लिफ्ट भी मुहैया करवाए गए हैं। आपको बता दें, इस अस्पताल के शुरू होने से कोविड-19 मरीजों के इलाज में काफी मदद मिलेगी। बिहार झारखंड में भारी बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की जताई गई संभावना। कोविड-19 के इस माहौल में बिहार में सरकारी
रिकॉर्ड में करीब 600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बारिश और बिजली गिरने की वजह से भी कई लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल मिलाकर 311 लोगों की बिजली की वजह से जान जा चुकी है, जिसके बाद एक बार फिर से बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार आज बिहार के 38 जिलों में बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। झारखंड में भी लोगों को सतर्क कर दिया गया है। सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कल भी सभी लोगों से होशियार रहने की अपील की गई है। भारतीय मौसम विभाग दो तरह से मौसम में ऐसी गड़बड़ी की आशंका जाहिर कर रहा है, जिसके तहत वॉच और सतर्क दोनों शामिल है, जिसमें सतर्कता के साथ सबको रहने की अपील की गई है। वॉच का मतलब आशंका में लगा होता है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करने की हुई बात। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करवाने की मांग हो रही है, जिससे सुशांत सिंह राजपूत के कथित तौर पर अपनी जान लेने के पहले 24 घंटे में किन बातों को लेकर परेशान थे, इस बात का खुलासा हो सकता है। जिसके तहत 24 घंटे पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा था, इन बातों का खुलासा भी होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके जिम्मेदार लोगों का आकलन किया जा सकता है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया से जा चुके हैं, वहीं इस दौरान प्रोसीजर में काफी ज्यादा परेशानी आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद अब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में गंभीरता से परीक्षण किया जाएगा। साथ ही आसपास के सभी लोगों से पूछताछ फिर से शुरू की जाएगी और उनकी डायरी को भी जांच किया जाएगा। बाढ़ से बिहार के कई जिलों के 33% फसल हुई बर्बाद। बिहार को मानसून के बढ़ते असर के बचाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, मगर बाढ़ के हालात से निजात नहीं मिल पा रही है। प्रदेश के लगभग 20 जिलों में बाढ़ से फसल को नुकसान हुआ है। भारी बारिश और बाढ़ से बिहार के 33% फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। बिहार में बीते सप्ताह तक 32.50 लाख हेक्टेयर के धान रोपाई हो चुकी थी, लेकिन प्रदेश में किसानों के मक्के की बुआई 3.92 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी। यह आधिकारिक आंकड़े प्रदेश के कृषि विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में 92,000 हेक्टेयर में दलहन फसलों की बुआई हुई थी, जबकि तिलहन की बुआई 80,000 हेक्टेयर में हुई थी। विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में बाढ़ और अत्यधिक बारिश के चलते लगभग 33% खरीफ फसलों का नुकसान होने का अनुमान भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित करवाई गई कैबिनेट की बैठक में बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई है। आधिकारिक सूत्रों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई है, जिसमें फसलों की उत्पादकता बढ़ाने से लेकर बाजार मुहैया करवाने तक का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बिहार में आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को भी स्वीकृति दे दी गई है। इसके लिए आयोजित बैठक में मेडिकल, एमबीबीएस और पीजी की पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्र छात्राओं को भी 1 महीने के वेतन के बराबर अतिरिक्त राशि देने का प्रस्ताव दे दिया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट से मान्यता प्राप्त राज्य के अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक कर्मियों को 7वां वेतनमान देने का फैसला किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई और नीट एग्जाम के लिए जारी की जरूरी गाइडलाइन। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सितंबर में होने वाले मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं को लेकर के जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने में 1 सीट छोड़कर बैठाने का प्रावधान लागू कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप हर कमरे में कम उम्मीदवारों को बैठाने और प्रवेश निकासी की अलग व्यवस्था जैसे कदम उठाए जाएंगे, जिसकी वजह से प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने की बढ़ रही मांग के बीच एनटीए की यह व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोविड-19 के माहौल के मद्देनजर केंद्रों पर सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए करेगी। शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों की माने तो हालांकि इस पर जोर दिया गया है कि परीक्षाएं निर्धारित समय पर ही होंगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि जेईई 1 से 6 सितंबर के बीच में आयोजित करवाई जाएगी। वहीं नीट की परीक्षा 13 सितंबर तक करवाने की योजना फिलहाल बनाई गई है। वहीं इस परीक्षा में 99% छात्रों को उनकी पसंद के अनुसार केंद्र भी उपलब्ध करवाए गए हैं। एनएमसीएच और एम्स के बाद पीएमसीएच में आज से प्लाज्मा थेरेपी के मरीजों का होगा उपचार। एनएमसीएच और पटना एम्स के बाद अब पीएमसीएच में भी प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 मरीजों के इलाज की प्रक्रिया आज से शुरू करवाई जा रही है, जिसका निर्णय मंगलवार को प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित समिति की बैठक में लिया गया था। प्रमंडलीय आयुक्त ने पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्राचार्य और अधीक्षक आदि के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करने के बाद अस्पताल में कोविड-19 से संबंधित इलाज का सुचारू एवं सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार यह बताया गया है कि पहले पटना एम्स और फिर एनएमसीएच में प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 के इलाज की शुरुआत की गई थी। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कई गंभीर मरीजों का इलाज सफल हो पाया है और वर्तमान में पीएमसीएच में प्लाज्मा डोनेट करने से डॉक्टर की देखरेख में डोनेट प्लाज्मा की पीएमसीएच लाया जाएगा। यशवंत सिन्हा की अगुवाई में तीसरा मोर्चा शुरू करने की तैयारी में है लोजपा सेक्युलर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है। वहीं पिछले साल लोजपा से अलग होकर अस्तित्व में आई नई लोक जनशक्ति पार्टी सेक्युलर ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी को चुनाव चिन्ह कैंची मिली है। पार्टी ने बिहार में बाढ़ और कोविड-19 से निपटने के केंद्र और राज्य सरकार को असफल भी करार कर दिया है। इसके साथ ही दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यानंद शर्मा ने एनडीए और महागठबंधन दोनों से बिहार की जनता को त्रस्त बताया है। उन्होंने यशवंत
यशवंत सिन्हा के तीसरे मोर्चे के साथ विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने और बिहार में उनकी सरकार बनाने का दावा किया है। वहीं लोजपा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा ने भी यही कहा है कि बिहार सरकार बाढ़ और कोविड-19 से सही ढंग से नहीं निपट सकी है। 10 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में 10 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 2015 और 2017 बैच के अधिकारियों के नाम इन तबादलों की सूची में शामिल किए गए हैं, जिसमें श्री मनीष कुमार मीना को नगर आयुक्त दरभंगा, श्री तनय सुल्तानिया को उप विकास आयुक्त मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दरभंगा, श्रीमती अभिलाषा शर्मा को उप विकास आयुक्त मुख्यालय कार्यपालक पदाधिकारी खगड़िया, श्री तनजोत सिंह को कार्यपालक पदाधिकारी सीतामढ़ी, श्री आरिफ अहसन को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जमुई, विवेक रंजन को नगर आयुक्त मुजफ्फरपुर, श्री कुमार गौरव को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कैमूर, श्री योगेश कुमार सागर को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बक्सर, श्री विशाल राज को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी शिवहर, श्री अनिल कुमार को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी लखीसराय के पद पर स्थानांतरित किया गया है। भारत में बीते 24 घंटे में मिले 67,000 से ज्यादा मामले। भारत में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 67,151 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 32.34 लाख पर पहुंच गई है, जिसमें से अब तक 24,67,758 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में 1059 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद भारत में जान गंवाने वालों की संख्या 59,449 पर पहुंच गई है। वहीं भारत में फिलहाल 7,07,267 लोग सक्रिय चल रहे हैं। वहीं जान गंवाने वालों की दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार जान गंवाने वालों की दर घटकर 1.83% हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है: बिहार सरकार द्वारा बस की सेवा को फिर से शुरू करवाने के फैसले पर आपकी क्या राय है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।